आप सुन रहे हैं एंड देन देयर वर नन उपन्यास का भाग 3। नाश्ते के बाद एमिली ब्रेंट ने वेरा क्लेथॉर्न के सामने प्रस्ताव रखा कि वो एक बार फिर चोटी पर चलकर नाव को देखें। वेरा तैयार हो गई। हवा तेज़ हो गई थी। समुद्र की लहरों पर फेंग के छोटे छोटे शिखर बन रहे थे। मछुआरों की एक भी नाव नहीं निकली थी और मोटर बोट का तो कोई निशान ही नहीं था। स्टिकल हेवन का गांव तो दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसके ऊपर की पहाड़ी नजर आ रही थी। बाहर को निकला लाल चट्टानी कगार जिसने असली छोटी सी खाड़ी को छुपा रखा था। एमिली ब्रेंट ने कहा, जो आदमी कल हमें यहाँ लाया था वो भरोसे योग्य आदमी लगता था। ये सचमुच बहुत अजीब है कि आज सुबह उसने इतनी देर कर दी। वेरा ने जवाब नहीं दिया। वेरा अंदर से उठती घबराहट की लहर को दबाने की कोशिश कर रही थी। उसने मन ही मन गुस्से से कहा, तुम्हें दिमाग को ठंडा रखना है, ऐसा तो तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम्हें तो हमेशा अपनी नसों पर काबू रहा है। 1-2 मिनट के बाद उसने मिस ब्रेंट से कहा, काश वो आ जाता। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। बेशक हम सभी यही चाहते हैं। ये सब इतना अनोखा है, इसमें कुछ तुक नहीं लगता, ज़रा भी नहीं। उसके बगल में खड़ी बुजुर्ग महिला ने तेजी से कहा, मैं अपने पर नाराज़ हूँ। इतनी आसानी से धोखे में आ गई। सचमुच जब कायदे से देखा जाए तो वो चिट्ठी बिल्कुल बेतुकी है, लेकिन उस समय मुझे कोई शक नहीं हुआ, रत्ती भर भी नहीं। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ। हम लोग बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। हाँ, वेरा ने गहरी सांस ली। उसे झुरझुरी आई। क्या आप सचमुच यही सोचती हैं जो आपने नाश्ते के वक्त कहा? थोड़ा और साफ साफ कहो बच्ची, किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो? वेरा ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, क्या आपको सचमुच लगता है कि रॉजर्स और उसकी पत्नी ने उस बूढ़ी महिला को ठिकाने लगाया? एमिली ब्रेंट ने सोचते हुए दूर समुद्र की ओर निहारा। निजी तौर पर मुझे इसका पूरा विश्वास है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे कुछ पता नहीं कि मैं क्या सोचूं। हर बात इस विचार को पक्का करती है। जिस तरह वो औरत बेहोश हुई और उस आदमी के हाथ से टिर गिरी, याद है? फिर जिस तरह उसने उस बारे में बात की, उसमें तो बिल्कुल सच्चाई नहीं झलक रही थी। मुझे तो पूरा यकीन है उन्होंने वो किया था। जैसा वो दिख रही थी, खुद अपनी छाया से डरी हुई। मैंने कभी किसी औरत को इतना डरा हुआ नहीं देखा। उस पर वो घटना हमेशा हावी रही होगी। मुझे एक बात याद है जो बचपन में मेरे कमरे में लिखकर टांगी गई थी। याद रखो, तुम्हारे पाप तुम्हें खोज लेंगे। ये बात बहुत सच है। हाँ, याद रखो, तुम्हारे पाप तुम्हें खोज लेंगे। वेरा उठकर खड़ी हो गई। लेकिन मिस ब्रेंट इस हालत में? हाँ हाँ बोलो। दूसरे लोगों का क्या होगा? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। बाकी दूसरे और आरोप वो सच्चे नहीं थे, लेकिन अगर वो रॉजर्स और श्रीमती रॉजर्स के बारे में सही हैं तो। वो रुक गई, अपने उलझे हुए विचारों को साफ न कर पाने के कारण। एमिली ब्रेंट के माथे पर जो बल पड़े हुए थे वो साफ हो गए। हाँ, अब मैं तुम्हारी बात समझी। खैर देखो, मिस्टर लॉम्बार्ड को वो मानते हैं कि उन्होंने 20 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन वो सिर्फ आदिवासी थे। काले थे या गोरे, वो हमारे भाई थे। हमारे काले भाई? हमारे काले भाई? हो, मुझे तो हंसी आ रही है। पगला रही हूँ मैं, अपने आप में नहीं हूँ। एमिली ब्रेंट ने सोचते हुए बात जारी रखी। ये ठीक है कि उनमें से कुछ आरोप हास्यास्पद और मनगढ़ंत से लगते थे। मिसाल के तौर पर जज के खिलाफ, जो सिर्फ अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा था, और उस इंस्पेक्टर के बारे में भी। मेरे अपने मामले में भी। कुदरती तौर पर परिस्थितियों को देखते हुए मैं कल रात कुछ नहीं कहने वाली थी। वो इन भद्र लोगों के सामने बात करने लायक विषय नहीं था। नहीं? वेरा दिलचस्पी से सुनती रही। मिस ब्रेंट इत्मीनान से बताती रही। बेatrice टेलर मेरे यहाँ काम करती थी। अच्छी लड़की नहीं थी, जैसा कि मुझे बहुत देर से पता चला। उसे लेकर मुझे बहुत धोखा हुआ। उसका रंग ढंग अच्छा था और वो बहुत साफ सुथरी लगने वाली थी। मैं उससे बहुत खुश थी, लेकिन वो सब फेक था। उसका चाल चलन ठीक नहीं था। वो एक बहुत गिरी हुई लड़की थी, नफ़रत के लायक। कुछ समय बीत चुका था जब मुझे पता चला कि वो जिसे कहते हैं ना, परेशानी में थी। वो रुकी। उन्होंने नाक घृणा से सिकुड़ गई। मुझे बहुत झटका लगा। उसके माता पिता भी भले लोग थे, जिन्होंने उसे बहुत कड़ाई से पाला पोसा था। मुझे ये कहने में खुशी है कि उन्होंने भी उसकी करतूत को ठीक नहीं कहा।
क्या हुआ था वैसे? मैंने उसे 1 घंटा भी अपने घर में नहीं रहने दिया। कोई कभी ये नहीं कह सकता कि मैंने बुरे चाल चलन को मंजूर किया है। फिर उसे क्या हुआ? उस गिरी हुई लड़की ने अपनी आत्मा पर एक पाप के बोझ पर उससे भी बड़े पाप का बोझ लाद लिया। उसने खुद अपनी जान ले ली। क्या? उसने सुसाइड कर लिया? हाँ, वो नदी में कूद गई। वेरा को कपकपी आ गई। उसने मिस ब्रेंट के शांत नाजुक चेहरे को देखा। जब आपको पता चला कि उसने ऐसा कर लिया तो आपको कैसा लगा? क्या आपको अफसोस नहीं हुआ? आपने खुद को दोषी नहीं ठहराया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था कि अपनी लानत मलामत करती। लेकिन अगर आपकी कठोरता ने उसे ये कदम उठाने को मजबूर किया तो? उसकी अपनी करतूत, उसका अपना पाप वही था जिसने उसे उस तरफ धकेला। अगर उसने एक भली नेक औरत की तरह बर्ताव किया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्होंने मुड़कर वेरा को देखा। उनकी आंखों में कोई गिलानी, कोई बेचैनी नहीं थी। वो कठोर और निर्मम थी। उनमें दम्भ था। एमिली ब्रेंट सोल्जर आइलैंड के शिखर पर खुद अपने सदाचार का लबादा ओढ़े बैठी थी, और अब वो बुजुर्ग अविवाहित महिला वेरा के लिए थोड़ी सी हास्यास्पद, थोड़ी सी संकी नहीं रह गई थी। अचानक वो भयानक बन गई थी। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग खाने के कमरे से निकले और एक बार फिर टेरेस पर चले गए। जस्टिस वॉलग्रेव अब एक कुर्सी में बैठे शांत भाव से समुद्र को निहार रहे थे। लॉम्बार्ड और ब्लोर बाईं तरफ थे। वो सिगरेट पी रहे थे मगर खामोश थे। पहले की तरह डॉक्टर पल भर हिचकिचाए। उनकी आंखें कुछ अंदाज़ा सा लगाती हुई जस्टिस वॉलग्रेव पर टिकी। वो किसी से सलाह मशवरा करना चाहते थे। उन्हें जज के पैने ताल के दिमाग का अंदाज़ा था। इसके बावजूद वे शशोपंच में पड़े रहे। जस्टिस वॉलग्रेव का दिमाग भले ही अच्छा हो, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी थे। इस मुकाम पर आर्मस्ट्रॉन्ग को महसूस हुआ कि उन्हें कुछ कर गुजरने वाले आदमी की तलाश थी। उन्होंने मन बना लिया। लॉम्बार्ड, क्या मैं 1 मिनट तुमसे बात कर सकता हूँ? फिलिप चौंका। हाँ हाँ, ज़रूर। दोनों आदमी टेरेस से उतर आए और ढाल पर टहलते हुए पानी की दिशा में बढ़े। जब वो सुनने की हद के पार चले गए तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, मुझे एक मशवरा चाहिए। लॉम्बार्ड की भवें ऊपर को चढ़ गई। लेकिन डॉक्टर, मुझे डॉक्टरी की कोई जानकारी नहीं है। नहीं, मेरा मतलब इस आम हालात से था। ओह, तब बात दूसरी है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, सच सच बताओ, हालत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लॉम्बार्ड ने 1 मिनट सोचा। अभी पक्का तो कुछ भी नहीं है, बस संकेत ही हैं। उस औरत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम्हें ब्लोर की बात ठीक लगती है? फिलिप ने 1-2 कश लिए, फिर कहा, माने जाने लायक है, अगर सिर्फ उसी को लिया जाए। यही तो। आर्मस्ट्रॉन्ग के लहजे से लगा कि उन्हें राहत मिली है। फिलिप लॉम्बार्ड मूर्ख नहीं था। उसने कहा, यानी ये मानते हुए कि अपने वक्त में रॉजर्स और श्रीमती रॉजर्स हत्या करके बेदाग बच निकले थे, और मेरी नज़र में तो ठीक ही था। क्या ख्याल है आपका? क्या किया था उन्होंने? उस बूढ़ी औरत को जहर दिया था? आर्मस्ट्रॉन्ग ने धीरे धीरे कहा, इससे ज़्यादा सीधा साधा मामला रहा होगा। मैंने आज सुबह रॉजर्स से पूछा था कि मिस ब्रेडी को तकलीफ़ क्या थी। उसके जवाब से पता चला, मुझे डॉक्टरी ब्यूरो में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन दिल की बीमारी के कुछ मामलों में एमिल नाइट्रेट इस्तेमाल की जाती है। जब दौरा पड़ता है तो एमिल नाइट्रेट की शीशी तोड़कर उसे सुंघाया जाता है। अगर एमिल नाइट्रेट ना दिया जाए तो उस वक्त तो खैर नतीजे जानलेवा हो सकते हैं। फिलिप लॉम्बार्ड ने सोचते हुए कहा, इतना आसान? तब तो मामला लुभाने वाला रहा होगा। डॉक्टर ने सर हिलाकर हामी भरी। हाँ, अपनी तरफ से कुछ करना धरना नहीं। जहर खोज कर हासिल कर खिलाने की कोई जहमत नहीं। बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना। और उस रात रॉजर्स जल्दी से डॉक्टर बुलाने चला गया और उन दोनों को भरोसा हो गया कि किसी को पता नहीं चलेगा, और अगर किसी को पता भी चलता तो उनके खिलाफ कभी कुछ साबित ही नहीं हो पाता। फिलिप लॉम्बार्ड ने आगे जोड़ा। अचानक उसकी त्योरियां चढ़ गईं। यकीनन, इससे तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। क्या मतलब? लॉम्बार्ड ने कहा, मेरा मतलब है, इससे सोल्जर आइलैंड के बारे में साफ हो जाता है। ऐसे अपराध होते हैं जिन्हें साबित करके उन्हें करने वालों को पकड़ा ही नहीं जा सकता। मिसाल के लिए रॉजर्स पति पत्नी। दूसरी मिसाल बूढ़े वॉलग्रेव की है, जिन्होंने कानून के नियमों के अंदर रहते हुए हत्या की। तुम्हें उस कहानी पर विश्वास है?
आर्मस्ट्रॉन्ग ने तीखे स्वर में पूछा। फिलिप लॉम्बार्ड मुस्कुराया। बिल्कुल, वॉलग्रेव ने सेटिंग की हत्या की थी। इतने पक्के ढंग से हत्या की थी कि मानो उन्होंने कटार उसे भोंक दी थी। लेकिन उन्होंने वो काम जज की कुर्सी पर बैठकर किया था, इसलिए आम तरीके से कोई उन्हें इस जुर्म का दोषी नहीं ठहरा सकता। अचानक आर्मस्ट्रॉन्ग के दिमाग में बिजली की तरह कुछ कौंधा। हॉस्पिटल में हत्या, ऑपरेशन की मेज पर हत्या, सुरक्षित, हाँ, पूरी तरह सुरक्षित। फिलिप लॉम्बार्ड कह रहा था, इसलिए मिस्टर ओवेन, इसलिए सोल्जर आइलैंड। आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक लंबी गहरी सांस खींची। अब हम मुद्दे पर आ रहे हैं। हमें यहाँ लाकर इकट्ठा करने का असली उद्देश्य क्या है? आपका क्या ख्याल है? मिनट भर के लिए इस औरत की मौत पर लौटें। क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं? रॉजर्स ने उसे मार दिया क्योंकि उसे डर था कि वो भेद खोल देगी। दूसरी संभावना, वो घबरा गई और उसने खुद बाहर निकलने का आसान रास्ता चुना। फिलिप लॉम्बार्ड ने कहा, आत्महत्या? उसके बारे में तो क्या ही कहना है। हाँ, हो सकती थी। हाँ, अगर मॉन्स्टन की हत्या या मॉन्स्टन की मौत ना हुई होती, 12 घंटे के भीतर 2 आत्महत्याएं गले के नीचे मुश्किल ही से उतरेंगी। और अगर आप मुझसे कहें कि ये बेल मॉन्स्टन, जिसमें ना तो भावना थी ना ज़्यादा दिमाग, महज इस कारण से दुखी हो गया कि उसने 2 बच्चों को कुचल दिया था और इस वजह से खुदकुशी कर ली थी, तो खैर, ये ख्याल ही हंसने लायक है। और फिर उसने वो जहर हासिल कहाँ से किया? जितना कुछ मैंने सुना है, लोग पोटेशियम साइनाइड अपने बास्केट की जेब में लिए नहीं फिरते, लेकिन वो तो आपका इलाका है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, कोई भी अपने सही होशो हवास में पोटेशियम साइनाइड नहीं लिए फिरता। हो सकता है ऐसा उसने किया हो जो बर्रों का छत्ता नष्ट करने वाला था। यानी जोशीला बागवान या जमींदार, यानी एंटनी मॉन्स्टन नहीं। मुझे तो लगता है कि साइनाइड के इस मामले की कुछ सफाई की ज़रूरत है। या तो एंटनी मॉन्स्टन यहाँ आने से पहले ही खुदकुशी करने का इरादा रखता था और इसलिए तैयार होकर आया था, या फिर फिलिप लॉम्बार्ड मुस्कुराया। मुझे क्यों मजबूर करते हो, जबकि वो आपकी ज़बान पर भी है। एंटनी मॉन्स्टन का खून किया गया था, निश्चय ही। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने गहरी सांस ली। और श्रीमती रॉजर्स? लॉम्बार्ड ने धीरे धीरे कहा, मैं श्रीमती रॉजर्स की खुदकुशी में विश्वास कर लेता अगर एंटनी मॉन्स्टन का मामला ना होता। मैं विश्वास कर सकता हूँ कि रॉजर्स ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दिया अगर एंटनी मॉन्स्टन की अनापेक्षित मौत ना हुई होती। लेकिन हमें ऐसा हल चाहिए जो 2 मौतों को समझा सके, जो एक के बाद एक तेजी से हुई। शायद मैं तुम्हें उस दिशा में थोड़ी सी मदद दे सकता हूँ। और उन्होंने चीनी मिट्टी के उन 2 छोटे छोटे स्टैचूज़ के गायब होने के बारे में रॉजर्स की बताई बातों को दोहरा दिया। लॉम्बार्ड ने कहा, हाँ, छोटे छोटे चीनी मिट्टी के स्टैचूज़। ये पक्का है कि कल रात खाने के वक्त 10 थे और अब आप कहते हैं कि 8 है। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने कविता सुनाई। 10 नन्हे फौजी लड़के गए खाने को, गला घुट गया एक युवक का, बाकी बच गए 9। 9 नन्हे लड़के जाने देर अखेर, एक रह गया सोते सोते, बाकी बच गए 8। दोनों आदमियों ने एक दूसरे को देखा। फिलिप लॉम्बार्ड मुस्कुराया और उसने अपना सिगरेट दूर फेंक दिया। कमबख्त, इतना सटीक बैठता है कि इसे संयोग कहना मुश्किल है। मॉन्स्टन की मौत कल रात खाना के बाद गला घुटने से हुई और श्रीमती रॉजर्स मानो मन में ठान कर सोती रह गई। और इसलिए, आर्मस्ट्रॉन्ग ने आगे जोड़ा और लॉम्बार्ड ने बातों का सिरा थाम लिया, और इसलिए एक और किस्म का फौजी, अनजान फौजी, एक्स मिस्टर ओवेन, UN ओवेन, एक अनजान पागल छुट्टा घूम रहा है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने राहत की सांस ली। तुम सहमत हो, लेकिन तुम देख रहे हो मामला कैसे करवट ले रहा है। रॉजर्स ने कसम खाकर कहा था कि टापू पर हम लोगों और उसे और उसकी पत्नी को छोड़कर कोई भी नहीं था। रॉजर्स गलत है या शायद झूठ बोल रहा है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने सर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। वो आदमी डरा हुआ है। वो इतना डरा हुआ है कि उसे होश नहीं रह गया है। फिलिप लॉम्बार्ड ने सर हिलाया। आज सुबह मोटर बोट का कुछ अता पता नहीं था। ये भी मेल खाता है। मिस्टर ओवेन के बंदोबस्त का एक और नमूना। सोल्जर आइलैंड तब तक अलग थलग रहेगा जब तक मिस्टर ओवेन अपना काम ना ख़त्म कर लें। आर्मस्ट्रॉन्ग का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, तुम समझ रहे हो
ये आदमी बिल्कुल पागल होगा। एक बात और है जो शायद मिस्टर ओवेन ने ध्यान में न रखी हो। उनकी आवाज़ में नई खनक थी। क्या? ये टापू कुल मिलाकर चट्टान ही है। हमें इसकी तलाशी का काम शुरू करना चाहिए और जल्द ही मिस्टर ओवेन को हम खोज निकालेंगे। लेकिन वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। हाँ, खतरनाक हुआ करे। खतरनाक कौन डरता है? खतरनाक तो मैं होऊंगा जब वो मेरे हाथ लगेगा। वो रुका और उसने कहा, बेहतर हो कि हम ब्लोर को भी अपनी मदद के लिए बुला लें। मुसीबत में वो बढ़िया आदमी साबित होगा। बेहतर हो कि औरतों को ना बताएं। रही बात दूसरों की, तो जनरल तो बेकार है मेरे ख्याल में, और बूढ़े वॉलग्रेव का गुण है कुछ ना करना। हम तीनों ही इस काम को करें तो अच्छा होगा। चैप्टर 8। ब्लोर आसानी से तैयार हो गया। उसने उनके तर्कों से फ़ौरन रजामंदी जाहिर की। आपने जो कुछ चीनी मिट्टी के इन पुतलों के बारे में कहा है उससे सारा फर्क पड़ गया है। ये पागलपन है। हाँ, बस एक बात है, आपको ये नहीं लगता कि ओवेन का विचार इस काम को किसी के ज़रिए कराने का भी हो सकता है? जरा समझाकर बताओ। मेरा मतलब ये है कि कल रात की उस हलचल के बाद ये नौजवान मॉन्स्टर घबरा जाता है और जहर खा लेता है, और रॉजर्स वो भी घबरा कर अपनी बीवी को ठिकाने लगा देता है, सब उस ओवेन की योजना के मुताबिक। आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना सर हिलाया। उन्होंने साइनाइड वाले एक नुक्ते पर जोर दिया। ब्लोर राज़ी हो गया। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। ऐसी आम चीज़ नहीं थी वो जो कोई साथ लिए लिए फिरे। लेकिन वो उसकी ड्रिंक में कैसे पहुंची? लॉम्बार्ड ने कहा, मैं इस बारे में सोचता रहा हूँ। मॉन्स्टर ने उस रात कई बार ड्रिंक ली थी। उसने जिस समय अपनी आखिरी ड्रिंक ली और जिस समय उससे पहले वाली ख़त्म की, इनके बीच काफ़ी समय गुजरा था। उस दौरान उसका गिलास किसी न किसी मेज़ पर रखा हुआ था, मेरा ख्याल है। हालांकि मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। वो खिड़की के पास रखी छोटी मेज़ पर था और खिड़की खुली थी। हो सकता है किसी ने चुपके से गिलास में साइनाइड डाल दिया हो। ब्लोर ने अविश्वास के साथ कहा, बिना हमारे देखे? तो हम सभी लोग किसी दूसरी परेशानी से निपट रहे थे। आर्मस्ट्रॉन्ग ने धीरे धीरे कहा, हाँ ये सच है। हम सभी पर आरोप रखे थे। हम इधर उधर चल रहे थे, कमरे में घूम रहे थे, बहस कर रहे थे, नाराज़ थे, अपने मामले को लेकर परेशान थे। मेरा ख्याल है कि ऐसा किया जा सकता था। ब्लोर ने कंधे उचका दिए। सच तो ये है कि वैसा किया तो गया ही होगा। तो आइए अब शुरू करें। किसी के पास रिवॉल्वर तो नहीं है इत्तेफाक से। मेरे ख्याल से इसकी आशा करना बेकार है। मेरे पास है, लॉम्बार्ड ने कहा। उसे अपनी जेब थपथपाई। ब्लोर की आंखें चौड़ी हो गई। उसने ज़रूरत से ज़्यादा इत्मीनान से कहा, हमेशा अपने साथ लिए रहते हो उसे? आमतौर पर नहीं। मैं कई बार मुश्किलों में फंस चुका हूँ। आह, ब्लोर ने कहा और जोड़ा, खैर, जितनी मुश्किल में आप आज हैं इससे ज़्यादा मुश्किल में आप इससे पहले कभी नहीं रहे। अगर इस टापू में कोई पागल छुपा हुआ है तो उसके पास काफ़ी हथियार होंगे। चाकू छुरी की तो गिनती ही अलग है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने खासकर कहा, यहाँ तुम गलत हो सकते हो ब्लोर। बहुत से हत्यारे पागल बहुत शांत स्वभाव के लोग होते हैं, भले और मिलनसार। मुझे नहीं लगता ये उस किस्म का होगा डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग। तीनों आदमी टापू के दौरे पर निकल पड़े। वो इतना सीधा साधा साबित हुआ जितनी उन्हें उम्मीद नहीं थी। उत्तर पश्चिमी सिरे पर तट की ओर कगार सीधे समुद्र में गिरते थे। उनकी सतह कहीं से भी टूटी फूटी नहीं थी। टापू के बाकी हिस्से पर कोई पेड़ नहीं थे और छिपने की बहुत कम जगह थी। तीनों आदमी सावधानी से और सिलसिलेवार ढंग से टापू की चोटी से पानी के छोर तक जांचते परखते आए। उन्होंने चट्टान में छोटी से छोटी दरार को भी छान मारा जो किसी गुफा में जाने का रास्ता हो सकती थी, लेकिन वहाँ कोई गुफा ही नहीं थी। आखिरकार पानी के छोर को पार करते हुए वो उस जगह आए जहाँ जनरल मैकार्थर बैठे समुद्र की तरफ देख रहे थे। यहाँ काफ़ी शांति थी और लहरें धीरे धीरे आकर चट्टानों पर छप छप कर रही थीं। बूढ़े जनरल एकदम सीधे तने बैठे थे। उनकी आंखें दूर कहीं क्षितिज पर गड़ी थीं। खोजने वालों के आने पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी बेध्यानी ने उन लोगों में हल्की सी बेचैनी पैदा कर दी। ब्लोर ने सोचा, ये कुदरती नहीं है, लगता है जैसे ये किसी समाधि वगैरह में चले गए हों। उसने अपना गला साफ किया और बात करने के अंदाज में कहा, बहुत अच्छी शान जगह आपने खोजी है अपने लिए सर। जनरल ने मुंह बनाया।
उन्होंने तेजी से कंधे के ऊपर से एक निगाह डाली और कहा, इतना कम समय है, इतना कम। मुझे सचमुच कहना पड़ेगा कि मुझे कोई छेड़े नहीं। ब्लोर ने नरमी से कहा, हम आपको तंग नहीं करेंगे। हम तो टापू का दौरा कर रहे हैं एक तरह से, बस यही सोच रहे थे कि कोई इस पर छुपा तो नहीं। तुम समझ नहीं रहे, तुम बिल्कुल नहीं समझ रहे। मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। ब्लोर पीछे हटाया, बाकी दोनों में आ मिलते हुए बोला, ये पागल है, इससे बात करना बेकार है। क्यों, क्या कहा उन्होंने? कुछ ऐसा कि समय बहुत कम है, उन्हें तंग ना किया जाए। मैं यही सोच रहा हूँ कि डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग का चेहरा सुकड़ गया था और वो ऐसे बुदबुदा रहे थे। टापू की तलाशी एक तरह से पूरी हो चुकी थी। तीनों आदमी सबसे ऊंची जगह खड़े हो उधर जमीन की तरफ देख रहे थे। कोई नाव नहीं निकली थी, हवा तेज़ होती जा रही थी। लॉम्बार्ड ने कहा, मछुआरों की नावें नहीं निकली हैं, आंधी आ रही है। कैसी मुसीबत है, गांव यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। हम कोई संकेत दे सकते थे? ब्लोर ने कहा, हम आज रात अलाव जला सकते हैं। लॉम्बार्ड ने त्योनियाँ चढ़ाकर कहा, दिक्कत ये है कि शायद उस सब का भी बंदोबस्त हो चुका है। किस तरह सर? मैं कैसे जानूं? बताया गया हो कि ये सब मजाक है। हम सबको यहाँ पड़े रहना है, किसी भी तरह के संकेत पर ध्यान ना दिया जाए। शायद गांव वालों को बताया गया हो कि कोई शर्त वर्त लगी है। बहरहाल कुछ भी कह दिया गया हो। आपका ख्याल है कि वो मान लेंगे? सच से ज़्यादा विश्वास करने काबिल है ये। अगर गांव वालों से कहा जाता कि टापू को तब तक अलग थलग रखा जाना है जब तक मिस्टर ओवेन चुपचाप अपने सभी मेहमानों का खून ना कर दे, तो क्या तुम्हारे ख्याल से वो मान लेते? डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने आगे बोला, ऐसे मौके आते हैं जब मैं खुद इस पर विश्वास नहीं कर पाता। फिर भी, फिलिप लॉम्बार्ड ने मुंह बनाते हुए कहा, फिर भी यही बात है। आपने कह दिया डॉक्टर। ब्लोर पानी की तरफ देख रहा था। कोई इधर से तो नहीं चढ़ा हो सकता? आर्मस्ट्रॉन्ग ने सर हिलाया, मुझे शक है। बहुत खड़ी चढ़ाई है और वो छुपता कहाँ? ब्लोर ने बोला, कगार में कोई छेद हो सकता है। अगर हमारे पास नाव होती तो हम टापू के उस तरफ जा सकते थे। अगर हमारे पास नाव होती तो अब तक हम उधर के तट का आधा रास्ता पार कर चुके होते। आप सही कह रहे हैं सर, लॉम्बार्ड ने अचानक कहा। हम इस कगार को तो जांच कर देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक जगह है जहाँ एक ताक जैसी जगह से हो सकती है। यहाँ नीचे थोड़ा दाहिनी तरफ। अगर आप लोग एक रस्सी ले आएँ तो मैं नीचे उतर कर पक्का कर सकता हूँ। पक्का कर लेना ही ठीक होगा, ब्लोर ने कहा। हालांकि बड़ा बेतुका लगता है। मैं देखता हूँ कि कुछ मिल जाए तो मैं लेकर आता हूँ। वो तेज़ी से मकान की तरफ चल दिया। लॉम्बार्ड ने आसमान की तरफ देखा। बादल घिरने लगे थे और हवा की रफ्तार बढ़ गई थी। उसने कंखी से आर्मस्ट्रॉन्ग को देखा और कहा, आप बड़े खामोश हैं डॉक्टर, क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा था कि बूढ़ा जनरल मैकार्थर सही तौर पर कितने पागल थे। वेरा सारी सुबह बेचैन रही थी। उसे एमिली ब्रेंट से एक अजीब किस्म की झुरझुरी पैदा करने वाली अरुचि महसूस हो रही थी और इसी कारण वो उनसे कतराती रही। मिस ब्रेंट ने खुद मकान के कोने की परली तरफ एक कुर्सी रखवा ली थी ताकि हवा न लगे। वो वहाँ बैठी बुनाई कर रही थी। हर बार वेरा उन्हें देखती तो एक डूबी हुई लड़की का पीला चेहरा उसके दिमाग में कौंध जाता, जिसके बालों में सिवार उलझी हुई थी। एक चेहरा जो कभी सुंदर था, ढिठाई से सुंदर शायद, लेकिन जो अब दया या आतंक के परे जा चुका था। और एमिली ब्रेंट निश्चल और न्याय से भरी बैठी बुनाई कर रही थी। टेरेस के मुख्य भाग पर जस्टिस वॉलग्रेव एक छोटी कुर्सी में दुबके हुए थे। उनका सर उनकी गर्दन में गहरे धंसा हुआ था। जब वेरा उन्हें देखती तो उसे एक आदमी कटघरे में खड़ा नजर आता, एक युवक, सुनहरे बालों और नीली आंखों वाला, जिसके चेहरे पर भौचक्कापन और डर था, एडवर्ड सेटन। और अपनी कल्पना में वो जज को अपनी काली टोपी पहनकर सजा सुनाती देखती। कुछ समय बाद वेरा धीरे धीरे टहलती हुई समुद्र तक गई। वो टापू के दूसरे छोर तक चलती गई, जहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा क्षितिज को देख रहा था। उसके आने की आहट पर जनरल मैकार्थर हिले, उनका सर घूमा। उनकी निगाह में सवाल और आशंका की अजीब सी मिलावट थी। उसने वेरा को चौंका दिया। वो उसकी तरफ 2-1 मिनट तक एकटक देखते रहे। वेरा ने सोचा, कितना अजीब है, लगभग ऐसे कि जैसे उन्हें पता था। हाँ, तुम हो, आ गई हो, जनरल ने कहा। वेरा उनके पास जा बैठी।
क्या आपको यहाँ बैठकर समुद्र की तरफ देखना पसंद है? हाँ, अच्छा लगता है। ये मेरे ख्याल से इंतज़ार करने के लिए अच्छी जगह है। इंतज़ार करने के लिए? आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? अंत का। लेकिन मेरा ख्याल ये तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं, ये सच है ना? हम सभी अपने अंत का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या मतलब है आपका? हम में से कोई इस टापू से निकल नहीं पाएगा, यही योजना है। तुम इस बात को जानती हो अच्छी तरह। जो तुम समझ नहीं पा रही हो वो राहत है। राहत? हाँ, निश्चय ही। तुम अभी जवान हो, तुम अभी वहाँ तक नहीं पहुँची, लेकिन वो आती है। वरदान सरीखी राहत, जब तुम्हें पता होता है कि तुमने सब पूरा कर लिया है। अब तुम्हें वो बोझ और आगे नहीं ढोना है। तुम्हें भी ये महसूस होगा किसी दिन। मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। उसकी उंगलियां रह रह कर हरकत करने लगीं। उसे अचानक इस शांत से बूढ़े फौजी से डर लगने लगा। बात यह है, मैं लेज़ली को प्यार करता था, उसे बहुत प्यार करता था। क्या लेज़ली आपकी पत्नी थी? हाँ, मेरी पत्नी। मैं उसे प्यार करता था और मुझे उस पर बहुत गर्व था। वो इतनी सुंदर और इतनी खुश मिजाज थी। वो 1-2 मिनट खामोश रहे, फिर उन्होंने कहा, हाँ, मैं लेज़ली को प्यार करता था, लेकिन मैंने वो किया था। आपका मतलब है? जनरल मैकार्थर ने धीरे धीरे सर हिलाया। अब उससे इनकार करने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। हम सब मरने वाले हैं। मैंने रिचमंड को मौत के मुंह में भेज दिया। मेरे ख्याल में एक तरह से वो हत्या ही थी। अजीब है, हत्या। और मैं हमेशा ही से मैं कानून का पालन करने वाला आदमी रहा हूँ, लेकिन उस समय ये ऐसा नहीं लगा था। पर मुझे कोई अफसोस नहीं था। अच्छा सबक मिला सर, यही मैंने सोचा था। लेकिन बाद में खैर फिर। उन्होंने अस्पष्ट भाव से सर हिलाया और वो चकराए और थोड़ा परेशान से लग रहे थे। मैं नहीं जानता। सब कुछ इतना अलग सा था, समझी। मुझे पता नहीं कि लेज़ली ने इसे कभी भांपा या नहीं। मेरे ख्याल से तो नहीं। लेकिन मैं उसके बाद उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। वो इतनी दूर चली गई थी जहाँ मैं उस तक पहुँच नहीं सकता था। और फिर वो गुजर गई और मैं अकेला रह गया। वे अकेला? अकेला। और उसकी आवाज़ की गूंज चट्टानों से वापस उस तक आई। तुम्हें भी खुशी होगी जब अंत आएगा। मुझे कुछ पता नहीं है कि आपका मतलब क्या है। मैं जानता हूँ बच्ची, मैं जानता हूँ। आप नहीं जानते, आप कुछ समझते ही नहीं। जनरल मैकार्थर ने फिर समुद्र की तरफ देखा। उन्हें जैसे अपने पीछे उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं था। उन्होंने बहुत नरमी और आहिस्ता से कहा, लेज़ली। जब ब्लोर मकान से रस्सी लेकर लौटा तो उसने आर्मस्ट्रॉन्ग को वहीं पाया जहां उन्हें वो छोड़ गया था। वो नीचे गहराई से झांक रहे थे। ब्लोर ने तेज तेज सांस लेते हुए कहा, मिस्टर लॉम्बार्ड कहाँ है? आर्मस्ट्रॉन्ग ने लापरवाही से कहा, किसी न किसी अटकल को जांचने गया है, अभी 1-2 मिनट में आ जाएगा। सुनो ब्लोर, मुझे चिंता हो रही है। मैं तो कहूँगा हम सभी को चिंता हो रही है। डॉक्टर ने बेचैनी से हाथ लहराया। हाँ, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं बूढ़े मैकार्थर के बारे में सोच रहा हूँ। उनके बारे में क्या सर? हम एक पागल की तलाश कर रहे हैं। और मैकार्थर के बारे में क्या ख्याल है? आपका मतलब है उनमें हत्या का रुझान है? मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि मिनट भर के लिए भी नहीं। लेकिन फिर मैं मानसिक रोगों का विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैंने उनसे ठीक ठाक बातचीत भी नहीं की है। मैंने उन्हें इस नज़रिए से परखा भी नहीं है। ब्लोर ने हिचकिचाते हुए कहा, खिसके हुए तो हो सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें। आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसे ऐसे आदमी की तरह टोका जिसने खुद पर काबू पा लिया हो। तुम शायद ठीक हो, फिर भी कमबख्त इस टापू पर कोई ज़रूर छुपा होगा। ये लो, लॉम्बार्ड आ गया। उन्होंने रस्सी को सावधानी से बांधा। लॉम्बार्ड ने कहा, मैं जहाँ तक हो सकेगा अपना ख्याल रखूँगा। बस रस्सी अचानक खींचे तो ख्याल रखना। 1-2 मिनट तक वो लॉम्बार्ड को नीचे जाते देखते रहे। फिर ब्लोर ने कहा, बिल्ली की तरह चढ़ता है ना? उसकी आवाज़ में कुछ अजीब सा था। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, मेरा ख्याल है ये अपने समय में पहाड़ों पर काफ़ी चढ़ा उतरा है। हो सकता है। कुछ देर खामोशी रही। फिर पूर्व इंस्पेक्टर ने कहा, कुल मिलाकर अजीब बंदा है।
पता है मैं क्या सोचता हूँ? क्या? ये गड़बड़ आदमी है। किस तरह? ब्लोर ने गले से गुड़गुड़ाहट की आवाज़ निकाली। मैं जानता नहीं सही से, लेकिन मैं इस पर ज़रा भी भरोसा नहीं करूँ। मेरे ख्याल से काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है इसने अपनी ज़िंदगी में। मैं शर्त लगा सकता हूँ इसकी कुछ कारगुजारियाँ तो बहुत हद तक अंधेरे में रखने लायक होंगी। क्या आपको अपने साथ रिवॉल्वर लाए हैं डॉक्टर? डॉक्टर उसे घूरता रह गया। मैं? हे भगवान, नहीं, क्यों लाता मैं? फिर लॉम्बार्ड क्यों लाया? मेरा ख्याल है उसकी आदत होगी। ब्लोर ने नाक से सांस छोड़ी। रस्सी पर अचानक एक झटका महसूस हुआ। कुछ पलों तक वो उसी में जुटे रहे। फिर जब रस्सी ढीली पड़ी तो ब्लोर ने कहा, आदतों आदतों में फ़र्क होता है। मिस्टर लॉम्बार्ड अनजान जगहों पर रिवॉल्वर ले जाते हैं, और एक प्राइमस स्टोव और स्लीपिंग बैग और खटमल पिस्सू मारने का पाउडर भी। चलो ठीक है, लेकिन उन्हें ये सब सामान यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी भला? हुँ? एक आदत की वजह से तो नहीं। ये सिर्फ किताबों में ही होता है कि लोग आमतौर पर रिवॉल्वर लिए घूमते हैं। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना सर भौचक्केपन से हिलाया। वो झुककर लॉम्बार्ड की प्रगति देखते रहे। वो अच्छी तरह जांच रहा था और वो देख सकते थे कि उससे कोई नतीजा नहीं निकला था। जल्दी ही वो कगार के सिरे के ऊपर से होकर आ गया। उसके माथे से पसीना पहुंचा। खैर, अब और कोई रास्ता नहीं है। अब सिर्फ मकान है और कोई दूसरी जगह नहीं। घर की तलाशी आसानी से ली गई। पहले उन्होंने बाहर की कुछ इमारतों को छाना और फिर मुख्य भवन की तरफ ध्यान दिया। श्रीमती रॉजर्स ने रसोई घर के दराज में जो फीता रखा था उससे उन्होंने मदद ली, लेकिन ऐसी कोई छुपी हुई जगह नहीं थी जो उन्हें ना दिखी हो। हर चीज़ सीधी सादी थी। एक आधुनिक मकान जिसमें छुपने छुपाने की गुंजाइश ही नहीं थी। पहले उन्होंने नीचे की मंजिल की तलाशी ली। फिर जब वो दूसरी मंजिल पर सोने के कमरों में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, उन्होंने ऊपर की खिड़की से रॉजर्स को एक ट्रे पर पीने का सामान लेकर टेरेस की तरफ जाते देखा। फिलिप लॉम्बार्ड ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, "हाँ, अद्भुत जीव है, अच्छा नौकर, चेहरे पर कोई शिकन लाए बिना काम करता रहता है।" आर्मस्ट्रॉन्ग ने तारीफ करते हुए कहा, "इतना ज़रूर कहूँगा कि रॉजर्स बहुत बढ़िया बटलर है।" ब्लोर ने कहा, "इसकी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। कल रात वो खाना।" वो पहले शयनकक्ष में दाखिल हुए। 5 मिनट बाद वो फिर सीढ़ियों के ऊपर की पछत्ती पर थे। उन्होंने छुपने की कोई जगह नहीं मिली। वहाँ उसकी गुंजाइश भी नहीं थी। ब्लोर ने कहा, "एक छोटी सी सीढ़ी है यहाँ। वो ऊपर नौकरों के कमरे की तरफ जाती है।" डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने जोड़ा, "छत के नीचे कोई जगह होगी जहाँ पानी की टंकी वगैरह है। वहीं एक जगह है, और तो कोई नहीं।" और तभी जब वो वहाँ खड़े थे, उन्हें ऊपर से वो आवाज़ आती सुनाई दी, एक मध्यम सी दबी दबी पदचाप। उन सभी ने उसे सुना। आर्मस्ट्रॉन्ग ने ब्लोर की बाँह पकड़ ली। लॉम्बार्ड ने उन्हें होशियार करते हुए एक उंगली उठाई। "खामोश, सुनो।" आवाज़ फिर आई, कोई बहुत आहिस्ता से दबे कदबे कदमों से ऊपर चल रहा था। आर्मस्ट्रॉन्ग ने फुसफुसाकर कहा, "वो ऊपर सोने के कमरे में है, जिस कमरे में श्रीमती रॉजर्स की लाश रखी है।" ब्लोर ने भी फुसफुसाकर जवाब दिया, "बेशक, छुपने के लिए उसने सबसे अच्छी जगह चुनी है। किसी के भी वहाँ जाने की संभावना नहीं। अब बहुत चुपचाप चलिए।" वो कदम दबा दबा कर रखते हुए ऊपर चढ़े। सोने के कमरे के बाहर छोटी सी परछत्ती पर वो फिर रुके। हाँ, कमरे में कोई था ज़रूर। अंदर से हल्की सी आवाज़ आई, "चलो।" उसने तेज़ी से दरवाज़ा खोला और झपट कर अंदर गया। ब्लोर के पीछे बाकी दोनों लोग भी थे। फिर तीनों के तीनों ठिठक कर खड़े हो गए। अंदर रॉजर्स था। उसके हाथों में कपड़े थे। सबसे पहले ब्लोर ने खुद को संभाला। माफ़ करना रॉजर्स, हमने किसी को यहाँ चलते फिरते सुना और सोचा, खैर।" वो चुप हो गया। रॉजर्स ने कहा, "माफ़ कीजिए सर, मैं अपना सामान यहाँ से हटा रहा था। मेरे ख्याल से किसी को एतराज़ नहीं होगा अगर मैं नीचे की मंजिल पर मेहमानों के खाली कमरों में से एक अपने लिए चुन लूँ।" वो आर्मस्ट्रॉन्ग से बात कर रहा था और आर्मस्ट्रॉन्ग ने जवाब दिया, "हाँ हाँ, ठीक है, कर लो ऐसा।" उन्होंने अपनी नज़रें पलंग पर चादर से ढकी लाश से दूर ही रखी। "धन्यवाद सर।" रॉजर्स अपनी बाहों में सामान उठाए कमरे के बाहर चला गया और नीचे की मंजिल को जाने वाली सीढ़ियाँ उतर गया। आर्मस्ट्रॉन्ग बिस्तर तक गए और चादर उठाकर उन्होंने मरी हुई औरत के शांत चेहरे को देखा। वहाँ अब डर का कोई निशान नहीं था, सिर्फ खालीपन था। काश मेरा सब सामान यहाँ होता, मैं जान सकता कि कौन सी दवा इसे दी गई।
फिर आर्मस्ट्रॉन्ग दूसरों की तरफ मुड़े। चलो इस काम को ख़त्म करें, मुझे अंदर से लग रहा है कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ब्लोर एक छोटे से मैन होल के पेंचिल लेकर रहा था। उसने कहा, यह आदमी बहुत चुपचाप चलता है। मिनट 2 मिनट पहले हमने इसे बगीचे में देखा था। हम में से किसी ने इसे ऊपर आते तो नहीं सुना। लॉम्बार्ड ने कहा, मेरा ख्याल है इसलिए हमने ये सोचा कि यहाँ ऊपर कोई अजनबी चल फिर रहा होगा। ब्लोर ऊपर के अंधेरे में गायब हो गया और लॉम्बार्ड ने अपनी जेब से एक टॉर्च निकाली और उसके पीछे पीछे गया। 5 मिनट बाद तीनों आदमी ऊपर की छत्ती पर खड़े थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा। वो धूल मिट्टी में सने थे और उनसे जाले लटक रहे थे और उनके चेहरे गंभीर और सुते हुए थे। टापू पर उन 8 लोगों के अलावा और कोई नहीं था। चैप्टर 9। लॉम्बार्ड ने धीरे धीरे कहा, तो हम सब गलत थे, सारा समय गलत थे। महज इन 2 मौतों की वजह से हमने अंधविश्वास और कल्पना से जाने कैसे कैसे बुरे सपने दे डाले। आर्मस्ट्रॉन्ग ने गंभीरता से कहा, इसके बावजूद उस तर्क में दम है। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे आत्महत्याओं के बारे में पता है। एंटनी मॉर्स्टन खुदकुशी करने वाले लोगों में नहीं था। लॉम्बार्ड ने संदेह प्रकट किया, वो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं था? ब्लोर ने कायल ना होते हुए सांस छोड़ी। बड़ी अजीब सा एक्सीडेंट था फिर तो वो। पल 2 पल की चुप्पी के बाद ब्लोर ने कहा, और वो औरत श्रीमती रॉजर्स? हाँ, ये हो सकता है ना कि वो भी एक्सीडेंट रही हो। एक्सीडेंट किस तरह से? फिलिप लॉम्बार्ड ने पूछा। ब्लोर थोड़ा शर्मिंदा सा लगा। उसका चेहरा लाल और भी हो गया। उसका मुंह से शब्द जैसे बेसाख्ता निकले। सुनिए डॉक्टर, आपने उसे कोई दवा तो नहीं दी थी ना? दवा? क्या मतलब? कल रात आपने खुद कहा कि आपने उसे सुलाने के लिए कुछ दिया था। अच्छा वो, हाँ, मामूली नींद की दवा थी। वो थी क्या? मैंने उसे ट्राइनॉल की हल्की सी खुराक दी थी। ये बिल्कुल हानि रहित दवा है। ब्लोर और भी लाल हो गया। सुनिए, साफ कहूँ तो कहीं आपने उसे ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में तो नहीं दे दी? मुझे नहीं मालूम तुम क्या कहना चाहते हो। ये संभव तो है ना कि आपसे गलती हुई हो। कभी कभार ऐसी बातें हो जाती हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ये सोचना भी बेवकूफ़ी है। या फिर तुम ये सुझाना चाहते हो कि मैंने उसे जानबूझकर दवा की ज़्यादा खुराक दे दी? फिलिप लॉम्बार्ड ने जल्दी से कहा, सुनिए आप दोनों, हमें शांत रहना है। आप एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि डॉक्टर से शायद गलती हो गई हो। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कोशिश करके मुस्कुराए, मगर मुस्कान में फैले उनके होठों में खुशी जाहिर नहीं हो रही थी। डॉक्टर लोग इस तरह की गलती करना गवारा नहीं कर सकते मेरे दोस्त। ब्लोर ने सोच समझ कर कहा, अगर उस ग्रामोफोन के रिकॉर्ड पर विश्वास करें तो ये पहली गलती नहीं होगी आपकी। आर्मस्ट्रॉन्ग का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। फिलिप लॉम्बार्ड ने जल्दी से और नाराज़गी भरे अंदाज में ब्लोर से कहा, बखेड़ा खड़ा करने का क्या फ़ायदा है? हम सब उसी नाव में हैं। हमें साथ रहकर इसका मुकाबला करना है। और वैसे तुम पर भी तो झूठी गवाही देने का आरोप है। ब्लोर मुट्ठियाँ भींच कर एक कदम आगे बढ़ा। झूठी गवाही जाए भाड़ में, ये सरासर झूठ है। आप मुझे चुप कराने की कोशिश कर सकते हैं मिस्टर लॉम्बार्ड, लेकिन कुछ बातें मैं भी जानना चाहता हूँ और उनमें से एक बात आपके बारे में भी है। मेरे बारे में? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आप सैर तफरी के लिए यहाँ आते समय अपने साथ रिवॉल्वर क्यों लेकर आए? तुम जानना चाहते हो? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। पता है लॉम्बार्ड, तुम उतने बुद्धू नहीं हो जितने नज़र आते हो। वेल, हो सकता है। अब रिवॉल्वर के बारे में बताइए। लॉम्बार्ड मुस्कुराया। मैं उसे लाया क्योंकि मुझे आशंका थी कि शायद मुझे थोड़ी सी मुसीबत का सामना करना पड़े। आपने ये बात हमको कल रात तो नहीं बताई? लॉम्बार्ड ने इनकार में सर हिलाया। आप हमसे कारण छुपा रहे थे, ब्लोर ने जोर दिया। एक तरह से, लॉम्बार्ड ने जवाब दिया। खैर, अब बता दीजिए। मैंने आप सबको यही सोचने दिया कि मुझे भी वैसा ही न्योता देकर बुलाया गया था जैसा बाकी ज़्यादातर लोगों को। लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। सच तो यह है कि एक यहूदी ने मुझसे संपर्क किया था। उसका नाम मॉरिस था। उसने मुझे 100 गिनी की रकम पेश की कि मैं यहाँ आऊँ और अपनी आंखें खुली रखूँ। उसी ने कहा कि मेरे बारे में लोग कहते हैं कि मुझे मुसीबत से निपटना आता है। हाँ तो कुछ नहीं, बस यही है, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने होशियारी से कहा। मगर उसने यकीनन तुम्हें इससे ज़्यादा तो बताया ही होगा। ना ना ना, बिल्कुल नहीं।
वो इसके आगे कुछ नहीं बोला। उसके शब्द थे, चाहो तो काम ले लो वरना छोड़ दो। मैं तंगी में था, मैंने ले लिया। ऐसा लग रहा था कि ब्लोर को अब भी विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, आपने ये सब बातें हमें कल रात को क्यों नहीं बताई? मेरे भाई, लॉम्बार्ड ने अपने कंधे उचकाए। मुझे कैसे पता चलता कि कल रात जो हुआ उसी किस्म की घटना के लिए मुझे यहाँ लाया गया था? मैं चुप रहा और मैंने एक आम किस्सा सुना दिया। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसे घेरने की कोशिश की। लेकिन अब तुम्हारा ख्याल बदल गया है? लॉम्बार्ड का चेहरा बदल गया, उसका रंग गहरा गया और वो सख्त हो गया। हाँ, अब मुझे विश्वास है कि मैं उसी मुसीबत में हूँ जिसमें आप सभी बाकी लोग। 100 गिनी की वो रकम तो मिस्टर ओवेन का चारा था ताकि मैं आप सबके साथ जाल में आ फंसूँ। उसने धीरे धीरे बात जारी रखी। क्योंकि हम जाल में फंसे हुए हैं, मैं कसम से कह सकता हूँ, श्रीमती रॉजर्स की मृत्यु, टॉनी मॉर्स्टन की मौत, खाने की मेज़ से गायब होते पुतले, इस सब से मिस्टर ओवेन का हाथ साफ साफ नज़र आता है। लेकिन ये मिस्टर ओवेन है कहाँ? नीचे दोपहर के खाने की घंटी बजी। रॉजर्स खाने के कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। जब तीनों आदमी सीढ़ी से उतरे तो वो 1-2 कदम आगे बढ़ गया। धीमी चिंता भरी आवाज़ में उसने कहा, उम्मीद है लंच आपको ठीक लगेगा। गोश्त है और उबले आलू, साथ में पनीर और बिस्किट और कुछ डब्बाबंद फल। लॉम्बार्ड ने कहा, ठीक ही लगता है। अंदर सामान तो है ना? खाना काफ़ी है सर, डिब्बे बंद किस्म का। भंडार में काफ़ी सामान है। इस तरह के टापू में ये ज़रूरी भी है जहाँ कई कई दिनों तक उस पार की ज़मीन से संपर्क कटा रहता है। लॉम्बार्ड ने सर हिलाकर हामी भरी। तीनों आदमियों के पीछे पीछे खाने के कमरे में जाते हुए रॉजर्स बुदबुदाया, मुझे चिंता हो रही है कि आज फ्रेड नेराकॉर्ड नहीं आया। अजीब दुर्भाग्य की बात है। हाँ, लॉम्बार्ड ने कहा, अजीब दुर्भाग्य ही कहेंगे इसे। मिस ब्रेंट कमरे में आई। उन्होंने अभी अभी ऊँग का एक कोला गिरा दिया था और सावधानी से उसके सिरे को लपेट रही थी। मेज पर अपनी जगह बैठते हुए उन्होंने कहा, मौसम बदल रहा है, हवा काफ़ी तेज़ हो गई और लहरों पर सफ़ेद फैन है। जस्टिस वॉलग्रेव भी अंदर आ गए। वो नपे तुले ढंग से धीरे धीरे कदम रखते हुए आए। अपनी घनी बाहों के पीछे से उन्होंने खाने के कमरे के अन्य लोगों पर तेज़ निगाहें डाली और फिर कहा, काफ़ी एक्टिव सुबह गुजरी है आज आप लोगों की। उनकी आवाज़ में एक द्वेष भरी प्रसन्नता थी। वेरा क्लैथॉर्न जल्दी से अंदर आई। उसकी सांस थोड़ी फूली हुई थी। उसने आते ही कहा, उम्मीद है आप लोग मेरे लिए रुके नहीं होंगे। क्या मुझे देर हो गई? एमिली ब्रेंट ने कहा, तुम आखिरी नहीं हो, अभी जनरल भी नहीं आए। वो मेज़ के चारों ओर बैठ गए। रॉजर्स मिस ब्रेंट के मुखातिब हुआ, आप शुरू करेंगी मैडम या रुकेंगी? वो जनरल मैकार्थर ठीक समुद्र के किनारे बैठे हैं, वेरा ने कहा। मुझे नहीं उम्मीद कि उन्हें घंटी की आवाज़ वहाँ सुनाई दे ही होगी। बहरहाल वो हिचकते हुए बोली, आज वो कुछ गुमसुम से हैं। रॉजर्स ने जल्दी से कहा, मैं नीचे जाकर उन्हें बता देता हूँ कि लंच तैयार है। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग उछल कर उठे। मैं जाता हूँ, आप लोग खाना शुरू करें, उन्होंने कहा। वो कमरे से बाहर निकल आए। अपने पीछे उन्होंने रॉजर्स की आवाज़ सुनी, आप क्या लेना पसंद करेंगी मैडम? मेज़ के चारों तरफ बैठे पांचों लोगों को बात करने में मुश्किल सी लग रही थी। बाहर हवा के झोंके अचानक आते और फिर ठहर जाते। वेरा ने झुरझुरी ली, आंधी आ रही है। ब्लोर ने बात आगे बढ़ाई। उसने किस्सा सुनाने के अंदाज में कहा, कल प्लाईमाउथ से ट्रेन से आते समय मेरे कंपार्टमेंट में एक बुड्ढा था। वो लगातार कहता रहा कि तूफान आ रहा था। कैसे अजीब ढंग से इन बूढ़े लोगों को मौसम का अंदाज़ा हो जाता है। रॉजर्स मेज के गिर्द घूम कर प्लेटें उठा रहा था। अचानक प्लेट्स को हाथ में पकड़े पकड़े वो रुक गया। उसे एक अजीब सी डरी हुई आवाज़ में कहा, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। वो सभी उस आवाज़ को सुन रहे थे, टेरेस के साथ साथ दौड़ते हुए कदमों की आहट। उसी क्षण उन्हें मालूम हो गया, बिना बताए पता चल गया। मानो मिले जुले फैसले के चलते वो सभी खड़े हो गए और दरवाजे की तरफ देखने लगे। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग तेज़ तेज़ सांस लेते हुए प्रकट हुए। जनरल मैकार्थर मर गए? ये शब्द वेरा के मुंह से विस्फोट की तरह निकले। आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, हाँ, वो मर गए हैं। खामोशी छा गई, लंबी खामोशी। 7 लोग एक दूसरे को ताक रहे थे और उनके पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। तूफान ठीक उस समय शुरू हुआ जब बूढ़े जनरल का शरीर उठाकर दरवाजे के अंदर लाया गया। दूसरे लोग हॉल में खड़े थे। अचानक सरसराहट और गरज की आवाज़ के साथ बारिश होने लगी।
ब्लोर और आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे ही अपने बोझ के साथ सीढ़ियों पर चढ़े, वेरा क्लेथॉर्न अचानक मुड़ी और खाली हो गए खाने के कमरे में चली गई। वो बिल्कुल वैसा था जैसा वो उसे छोड़ गए थे। खाने के बाद मीठे का बर्तन अनपरोसा बगल की मेज़ पर रखा था। वेरा खाने की मेज़ तक गई। वो वहीं खड़ी थी जब मिनट 2 मिनट बाद रॉजर्स आहिस्ता से कमरे में आया। वो उसे देखकर चौंका। फिर उसकी आंखों में एक सवाल था। उसने पूछा, ओह मिस, मैं बस देखने आया था। ऊंची सख्त आवाज़ में, जिसने खुद वेरा को भी चकित कर दिया, वो बोली, तुम बिल्कुल सही हो रॉजर्स, खुद देख लो, सिर्फ 7 बचे हैं। जनरल मैकार्थर को बिस्तर पर लेटा दिया गया था। एक आखिरी जांच करने के बाद डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग कमरे से बाहर आकर नीचे उतरे। उन्होंने बाकी सब लोगों को बैठक में इकट्ठा पाया। मिस ब्रांड बुनाई कर रही थी। वेरा क्लेथॉर्न खिड़की के पास खड़ी बारिश को गिरते हुए देख रही थी। ब्लोर अपने हाथ घुटनों पर रखे कुर्सी पे अकड़ा बैठा था। लॉम्बार्ड बेचैनी से आगे पीछे टहल रहा था। कमरे के आखिर में जस्टिन वॉलग्रेव उस ऊंची कुर्सी पर बैठे थे जिसे दादा की कुर्सी कहा जाता था। उनकी आंखें आधी बंद थी। कमरे में डॉक्टर के आते ही वो खुल गई। उन्होंने सीधी पैनी आवाज़ में कहा, हाँ डॉक्टर। आर्मस्ट्रॉन्ग पीले पड़े हुए थे। कोई दिल का दौरा या इस तरह की चीज़ नहीं। मैकार्थर के सिर के पीछे किसी छोटे से डंडे या ऐसी ही किसी चीज़ से मारा गया था। हल्की सी बुदबुदाहट सबके बीच फैल गई, लेकिन जज की साफ आवाज़ एक बार फिर उभरी, क्या तुम्हें वो हथियार मिला जो वाकई इस्तेमाल किया गया था? नहीं। इसके बावजूद तुम्हें अपने तथ्यों पर भरोसा है? हाँ, काफ़ी भरोसा है। जस्टिस वॉलग्रेव ने धीरे से कहा, हमको अब सही सही मालूम है कि हम कहाँ हैं। अब कोई शक नहीं था कि लगाम किसके हाथ में थी। सुबह से अब तक वॉलग्रेव टेरेस पर अपनी कुर्सी में दुबके बैठे थे, किसी तरह की भारी सक्रियता में हिस्सा न लेते हुए। अब उन्होंने सालों के अभ्यास से कायम अधिकार भावना के बल पर आसानी से बागडोर थाम ली थी। वो निश्चित रूप से जमावड़े की अध्यक्षता कर रहे थे। गला साफ करते हुए उन्होंने एक बार फिर बात शुरू करी। आज सुबह जब मैं टेरेस पर बैठा हुआ था, मैं आपकी हरकतें देख रहा था। आपके उद्देश्य के बारे में शक का सवाल ही नहीं था। आप एक अनजान हत्यारे के लिए टापू में खोजबीन कर रहे थे। बिल्कुल ठीक कहा सर, फिलिप लॉम्बार्ड ने कहा। जज ने आगे बोला, आप लोग बिना शक उसी निष्कर्ष पर पहुंचे जिस पर मैं भी, कि एंटनी मॉर्स्टन और श्रीमती रॉजर्स की मौतें ना तो दुर्घटनाएं थी और ना आत्महत्याएं। इसमें भी संदेह नहीं कि आप मिस्टर ओवेन के उद्देश्य के बारे में एक निष्कर्ष पर पहुंचे जिसे पूरा करने के लिए हम सबों को इस टापू पर बुलाया गया है। ब्लोर ने बैठी हुई आवाज़ में कहा, वो पागल है, खिसका हुआ है। जज खांसे, ये तो निश्चय ही सही है, लेकिन इससे असली बात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा सबसे बड़ा सरोकार अब ये है कि हम अपनी जानें बचाएं। आर्मस्ट्रॉन्ग ने कांपती आवाज़ में कहा, टापू पर कोई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं है। जज ने अपनी ठोड़ी को सहलाया। उन्होंने नरमी से कहा, जिस अर्थ में तुम कह रहे हो उस अर्थ में नहीं। मैं तो उस निष्कर्ष पर आज सुबह सवेरे ही पहुंच गया था। मैं तुम लोगों को बता सकता था कि तुम्हारी खोज का कोई फल नहीं निकलेगा। इस पर भी मेरी पक्की राय है कि मिस्टर ओवेन, अगर उन्हें वही नाम दिया जाए जो उन्होंने खुद अपने लिए चुना है, इसी टापू पर है। बिल्कुल, ये योजना जो सामने रखी गई है, जिसका उद्देश्य है कि ऐसे लोगों को न्याय के घेरे में लाना जिन्हें कानून छू नहीं सकता, सिर्फ एक तरीके से पूरी हो सकती थी। मिस्टर ओवेन टापू में सिर्फ एक ही तरह आ पाते। बिल्कुल साफ है, मिस्टर ओवेन हम ही में से एक आदमी है। ओ नहीं नहीं नहीं, ये वेरा थी जो लगभग एक करहा की तरह फूट पड़ी। जज ने अपनी पैनी नज़र उसकी तरफ घिरी। उन्होंने कहा, एक बात समझ लो, सच्चाई से मुंह चुराने का समय नहीं है। अब हम सब गंभीर संकट में फंसे हैं। हम में से एक यूएन ओवेन है और हम नहीं जानते कि वो हम में से कौन है। इस टापू पर आने वाले 10 लोगों में से 3 तो निश्चित रूप से नहीं थे। एंटनी मॉर्स्टन, श्रीमती रॉजर्स और जनरल मैकार्थर तो संदेह से परे चले गए हैं। हम में से 7 बचे हैं। इन 7 में से एक, अगर मैं दूसरी तरह कहूँ, तो नकली नन्हा फौजी लड़का है। वो रुके। उन्होंने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई। क्या मैं समझूं कि आप लोग सहमत हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, बेहद अजीब बात है ये, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप सही कह रहे हैं। ब्लोर ने कहा, कोई शक नहीं, और अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे बहुत सही अंदाज़ा है कि
जस्टिस वॉलग्रेव ने हाथ को एक तेज़ हरकत से उसे रोक दिया। जज ने आहिस्ता से कहा, उसकी चर्चा हम जल्दी ही करेंगे। इस समय मैं बस यही तय कर लेना चाहता हूँ कि हम लोग तथ्यों पर सहमत हैं या नहीं। बुनाई करते करते एमिली ब्रेंट ने कहा, आपकी दलील मुनासिब लगती है। मैं सहमत हूँ कि हम में से एक शैतान के कब्जे में है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैं वेरा बुदबुदाई। वॉलग्रेव ने कहा, लॉम्बार्ड, मैं सहमत हूँ सर, बिल्कुल। जज ने अपना सर संतुष्ट भाव से हिलाया। अब हम सबूत को जांचें। शुरू करें तो क्या किसी एक व्यक्ति पर संदेह करने का कोई खास कारण है? मिस्टर ब्लोर, मेरा ख्याल है तुम कुछ कहना चाहते हो। ब्लोर तेज़ तेज़ सांस ले रहा था। उसने कहा, लॉम्बार्ड के पास एक रिवॉल्वर है। उसने कल रात सच नहीं बोला, वो मानता है। फिलिप लॉम्बार्ड पेशा से मुस्कुराया। मेरा ख्याल है मैं फिर से सारी बात समझा दूँ। उसने वही कहानी संक्षेप में और साफ साफ दोहरा दी। इसका सबूत क्या है? अपनी कहानी को सही ठहराने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत तो होना चाहिए ना? जज ने खांस कर कहा, दुर्भाग्य से हम सब इसी हालत में हैं। हमारे पास सामने रखने के लिए अपनी बात के सिवा और कुछ नहीं। वो आगे चुके। आप में से किसी ने भी ये नहीं समझा है ये कि कितनी अजीब सी हालत है? मेरे हिसाब से तो एक ही तरीका है जो हम अपना सकते हैं। क्या कोई है जिसे हम उस सबूत के बल पर जो हमारे पास है पक्के तौर पर संदेह से बरी कर सकते हैं? डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने जल्दी से कहा, मैं जाना माना डॉक्टर हूँ। महज ये विचार ही बेतुका है कि मैं। एक बार फिर जज के हाथ के इशारे ने बोलने वाले को बात पूरी नहीं करने दी। जस्टिस वॉलग्रेव ने अपनी हल्की सी साफ आवाज़ में कहा, मैं भी जाना माना आदमी हूँ, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता डॉक्टर। इससे पहले डॉक्टर भी पगलाए हैं, जज भी पगलाए हैं, और उन्होंने ब्लोर की तरफ देखते हुए कहा, पुलिस वाले भी। लॉम्बार्ड ने कहा, लेकिन हर हाल में मेरा ख्याल है आप औरतों को तो इससे बाहर ही रखेंगे। जज की भवें चढ़ गईं। उन्होंने अपने उस जाने माने तेजाबी लहजे से कहा जिसे वकील बखूबी जानते थे, क्या तुम ये दावा कर रहे हो कि औरतें हत्यारे पागलपन का शिकार नहीं हो सकती? लॉम्बार्ड ने खींचे स्वर में कहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मगर फिर भी ये मुश्किल ही है, बल्कि संभव लगता है कि। वो रुक गया। जस्टिस वॉलग्रेव उसे पतली खटास भरी आंखों से आवाज़ में आर्मस्ट्रॉन्ग से मुखातिब हुए। मेरा ख्याल है डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग की कोई औरत शारीरिक रूप से इतनी ताकतवर हो सकती है कि वैसा वार कर सके जिससे बेचारे माकार्थल की मौत हुई। डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल, अगर उसके पास मुनासिब हथियार हो, जैसे रबड़ का डंडा या ऐसी कोई चीज़। इसमें कोई अतिरिक्त बल तो नहीं लगाना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। जस्टिस वॉलग्रेव ने अपना कछुए जैसा सर हिलाया। दूसरी मौतें दवा या जहर देने से हुई। ये काम तो हल्की से हल्की शारीरिक क्षमता से हो सकता है, इससे कौन इनकार करना चाहेगा? वेरा गुस्से में चिल्लाई, मेरा ख्याल है आप पागल हैं। जज की आंखें धीरे धीरे घूमी और उस पर अटकी। वो ऐसे आदमी की निगाहें थी जो आदमियों को भाव रहित ढंग से तोलने का आदी था। वेरा ने सोचा, वो मुझे सिर्फ एक नमूने की तरह देख रहा है, और ये ख्याल उसे चकित कर गया। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। नपे तुले लहजे में जज कह रहे थे, अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश करो, मैं तुम पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। वो मिस ब्रेंट की तरफ झुके। उम्मीद है मिस ब्रेंट, आप मेरे इस हट पर नाराज़ नहीं हैं कि हम सब बराबर के संदेह के घेरे में हैं। एमिली ब्रेंट बुनाई कर रही थी। उन्होंने नज़रें नहीं उठाई। ठंडी आवाज़ में उन्होंने कहा, जो मेरे कैरेक्टर के बारे में कुछ भी जानता है उसे एक ख्याल ही बेहद बेतुका लगेगा कि मुझे किसी साथी मनुष्य की जान लेने का दोषी ठहराया जाए। 3 साथी मनुष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह समझ रही हूँ कि इन परिस्थितियों में किसी को भी पूरे सबूत के बिना बरी नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने कहा, हमारे बीच एक शैतान है। जज ने कहा, तो हम सहमत हैं कि सिर्फ चरित्र और हैसियत के बल पर किसी को निर्दोष नहीं ठहराया जा सकता, संदेह के घेरे से बाहर नहीं रखा जा सकता। लॉम्बार्ड ने कहा, और रॉजर्स, उसके बारे में? जज ने एकटक उसे देखा। उसके बारे में क्या? लॉम्बार्ड ने कहा, मेरे ख्याल में तो बहरहाल रॉजर्स इस घेरे से बाहर ही जान पड़ता है। जस्टिस वॉलग्रेव ने कहा, अच्छा, किस आधार पर? पहली बात तो ये कि उसके पास ये सब करने का दिमाग नहीं है,
और दूसरी ये कि उसकी पत्नी भी मारे गए लोगों में शामिल है। जज की घनी भवें एक बार फिर चढ़ गई। मेरे ज़माने में नौजवान बहुत से लोग मेरे सामने अपनी पत्नियों की हत्या करने के आरोप में पेश हुए और दोषी भी पाए गए। हो, मैं सहमत हूँ। पत्नी की हत्या बिल्कुल संभव है, लगभग स्वाभाविक, लेकिन ये वाली नहीं। मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ कि रॉजर्स अपनी पत्नी को इस डर से मार दे कि कहीं वो टूट बिखर कर उसका भांडा ना फोड़ दे, या इसलिए कि वो उसे नापसंद करने लगा था, या इसलिए कि वो किसी दूसरी औरत से जुड़ना चाहता था। लेकिन मैं उसे उस पगलेट मिस्टर ओवेन के रूप में नहीं देख पाता, जो इस तरह पागलों की तरह न्याय कर रहा हो और ऐसे जुर्म के लिए अपनी पत्नी को ठिकाने लगा रहा हो जो दोनों ने किया। तुम सुनी सुनाई बातों को सबूत मान रहे हो। हमें ये नहीं मालूम कि रॉजर्स और उसकी पत्नी ने अपने मालिक की हत्या करने की साजिश की थी। हो सकता है वो एक झूठा बयान हो, इसलिए दिया गया हो ताकि रॉजर्स उसी स्थिति में नजर आए जिसमें हम सब। कल रात श्रीमती रॉजर्स का आतंक इस वजह से भी हो सकता है कि उसे अंदाज़ा हो गया हो कि उसका पति मानसिक रूप से अस्थिर है। खैर, अपने ही हिसाब से चलिए। यू एन ओवेन हम ही में से एक है, कोई अपवाद नहीं इसमें। हम सब शक के दायरे में आते हैं। मेरा कहना है कि चरित्र, हैसियत और संभावना के आधार पर कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। हमें अब इस बात को जांचना है कि तथ्यों के आधार पर एक या अधिक व्यक्तियों को छूट देने की क्या संभावना है। आसान शब्दों में कहें तो क्या हम में से कोई एक या अधिक व्यक्ति हैं जिन्हें किसी भी तरह से ना तो एंटनी मॉर्स्टन को साइनेट खिलाई, न श्रीमती रॉजर्स को ज़रूरत से ज़्यादा नींद की दवा दी, और जिनके पास जनरल मैकार्थर पर वो वार करने का कोई अवसर नहीं था जिससे उनकी जान गई। ब्लोर का भारी चेहरा दमक उठा। वो आगे को झुका। अब आप कैदी की बात कर रहे हैं सर, वो बोला। यही तरीका है, आइए इसे देखें। जहाँ तक युवक मॉर्स्टन का सवाल है, मुझे नहीं लगता कुछ किया जा सकता है। ये पहले ही सुझाया गया है कि बाहर से किसी ने उसके गिलास में कुछ डाल दिया, इससे पहले कि उसने उसे आखिरी बार भरा। कमरे के अंदर मौजूद आदमी ये काम और आसानी से कर पाता। मुझे याद नहीं कि रॉजर्स कमरे में था या नहीं, लेकिन बाकी हम सब में से कोई भी ये काम निश्चित रूप से कर सकता था। वो रुका, फिर आगे कहता गया। अब श्रीमती रॉजर्स को लीजिए। जो लोग इस मामले से जुड़े हैं उनमें रॉजर्स और डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। इनमें से कोई भी ये काम आसानी से कर सकता था। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग उछल कर खड़े हो गए। वो कांप रहे थे। मैं इसका विरोध करता हूँ, ये बिल्कुल गलत है। मैं कसम खाता हूँ कि जो दवा मैंने उस औरत को दी थी वो एकदम। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, वो पतली सी तेजाबी आवाज़ में ताकत थी। डॉक्टर अपनी बात कहते कहते बीच में ही रुक गए। वो ठंडी पतली आवाज़ जारी रही। आपका गुस्सा होना स्वाभाविक है। इसके बावजूद आपको मानना होगा कि सच्चाइयों का तो सामना करना ही पड़ेगा। आप या रॉजर्स बड़ी आसानी से जानलेवा दवाई दे सकते थे। आइए अब यहाँ मौजूद दूसरे लोगों की स्थिति पर विचार करें। जहर देने का कौन सा मौका मेरे पास, डॉक्टर ब्लोर के पास, मिस ब्रेट के पास, मिस क्लेथॉर्न के पास और मिस्टर लॉम्बार्ड के पास था? क्या हम में से कोई पूरी तरह और हर दृष्टि से छोड़ा जा सकता है? मेरे ख्याल से नहीं। वेरा ने गुस्से में कहा। मैं उस औरत के पास नहीं थी। आप सब इसकी ताकीद कर सकते हैं। जस्टिस वॉलक्रेव 1 मिनट रुके, फिर उन्होंने कहा, जहाँ तक मेरी याददाश्त बताती है, सच ये है। अगर मैं गलत हूँ तो कोई बेशक मुझे सही कर दे। श्रीमती रॉजर्स को एंटनी मॉर्स्टन और मिस्टर लॉम्बार्ड ने उठाकर सोफे पर लिटाया था। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग उनकी तरफ गए थे। उन्होंने रॉजर्स को ब्रांडी लाने भेजा। फिर एक सवाल उठा कि जो आवाज़ हमने सुनी थी वो आई कहाँ से थी। मिस ब्रेट को छोड़कर, जो इसी कमरे में बेहोश औरत के पास रही। हम सब बगल के कमरे में गए। एमिली ब्रेंट के गालों पर थोड़ी सी लाली नजर आई। उन्होंने बुनाई रोक दी और कहा, यह अन्याय है। वो निर्मम पतली आवाज़ जारी रही। जब हम इस कमरे में लौट कर आए तो आप, मिस ब्रेंट, सोफे पर लेटी औरत के ऊपर झुकी हुई थी। एमिली ब्रेंट ने कहा, क्या आम इंसानियत एक जुर्म है? जस्टिस वॉलक्रेव ने कहा, मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूँ। फिर रॉजर्स ब्रांडी लेकर कमरे में आया, जिसमें वो कमरे में आने से पहले बड़ी आसानी से कुछ मिला सकता था। श्रीमती रॉजर्स को ब्रांडी दी गई। उसके कुछ ही देर बाद उसके पति और डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसे ऊपर जाकर बिस्तर पर लेटने में मदद की, जहाँ डॉक्टर ने उसे नींद की दवा दी। राइट? ब्लोर ने कहा, यही हुआ था एकदम, और इसमें जज, मिस्टर लॉम्बार्ड और मैं और मिस क्लेथॉर्न बरी हो जाते हैं।
उसकी आवाज़ ऊंची और खुश थी। जस्टिस ने सर्द आंखों से उसे देखा, बुदबुदाया, हाँ, क्या सचमुच? हमको हर संभावना पर गौर करना चाहिए। ब्लोर ने उन्हें घूरा। आपकी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। ऊपर अपने कमरे में श्रीमती रॉजर्स बिस्तर में लेटी हैं। डॉक्टर ने उसे जो नींद की दवा दी वो असर करने लगी है। उसे धीरे धीरे नींद आ रही है और अपने पर उसका काबू कम हो गया है। फ़र्ज़ करो उसी समय दरवाजे पर दस्तक होती है और कोई एक गोली या कोई दवा लेकर दाखिल होता है। उसके पास आकर कहता है, डॉक्टर ने तुम्हें ये लेने के लिए कहा है, क्या आपका ख्याल है उसने बिना 2 बार उसके बारे में सोचे उसे फ़ौरन निगल ना लिया होगा? खामोशी छा गई। ब्लोर ने अपने पैर खिसकाया, मुंह सिकोड़ा। फिलिप लॉम्बार्ड ने कहा, मैं इस कहानी में पल भर को भी यकीन नहीं करता। इसके अलावा उसके बाद हम में से कोई इस कमरे से घंटों तक बाहर नहीं गया था। मॉन्स्टर की मौत और वो सारा हंगामा जो हुआ था, कोई बाद में अपने सोने के कमरे से आ सकता था, लेकिन तब रॉजर्स वहाँ होता। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग हिले। नहीं, उन्होंने कहा, रॉजर्स खाने के कमरे और बगल के छोटे भंडार की साफ सफाई करने नीचे गया हुआ था। उस समय कोई भी बिना दिखे उस औरत के सोने के कमरे में जा सकता था। एमिली ब्रेंट ने कहा, लेकिन डॉक्टर, तब तो निश्चय ही वो औरत उस दवा के असर में गहरी नींद में रही होगी जो आपने उसे दी थी। सारी संभावना तो यही है, लेकिन ये पक्का नहीं है। जब तक किसी मरीज़ को एक से ज़्यादा बार दवा ना दें तब तक अलग अलग दवाइयों के प्रति उसका रिएक्शन का पता नहीं चल सकता। कभी कभी नींद की दवा को असर करने में काफ़ी समय लगता था। ये उस खास दवाई और पेशेंट की अपनी प्रकृति के तालमेल की बात होती है। लॉम्बार्ड ने कहा, निश्चय आप ऐसा कहेंगे डॉक्टर, ये आपको माफिक जो बैठता है। एक बार फिर आर्मस्ट्रॉन्ग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन एक बार फिर उस ठंडी आवेगहीन आवाज़ ने उनके होठों के शब्दों को रोक दिया। एक दूसरे पर आरोप लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें फैक्ट्स से मतलब है, तथ्यों से मतलब है। ये तो मेरे ख्याल में तय हो गया है कि जैसा खाका मैंने खींचा है वैसा हो सकता है। मैं मानता हूँ उसकी संभावना ज़्यादा नहीं है, हालांकि फिर ये इस पर भी निर्भर करता है कि वो कौन व्यक्ति रहा होगा। ऐसे काम के सिलसिले में मिस ब्रेंट या मिस क्लेथोंग का वहाँ जाना मरीज़ के दिमाग में संदेह न उपजाता। मैं मानता हूँ मीरा या ब्लोर या मिस्टर लॉम्बार्ड का प्रकट होना निश्चित रूप से सामान्य न समझा जाता, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ इससे मरीज़ के अंदर कोई असली शक ना पैदा होता। ब्लोर ने कहा, और ये हमें कहाँ पहुँचाता है? अपने होठ को सहलाते और काफ़ी आवेग रहित और अमानवीय से दिखते हुए जस्टिस वॉलग्रिम ने कहा, हम अब दूसरी हत्या को भी निपटा दिया है और ये सच्चाई कायम कर दी है कि हम में से कोई भी शक के परे नहीं जा सकता। अब हम जनरल मैकार्थर की मौत पर आते हैं। वो आज सुबह हुई। मैं सबसे पहले यही चाहूँगा कि अगर किसी के पास अपने समय के बारे में कोई सबूत हो तो वो साफ साफ बता दे। मैं फ़ौरन ये बता रहा हूँ, मेरे पास कोई भरोसे लायक सबूत नहीं है। मैं सारी सुबह यहाँ टेरेस पर बैठा उस अनोखी हालत पर सोच विचार करता रहा हूँ जिसमें हम खुद को पा रहे हैं। मैं उस कुर्सी में वहाँ टेरेस पर सारी सुबह बैठा रहा जब तक खाने की घंटी नहीं बजी, लेकिन मेरे ख्याल से सुबह के दौरान ऐसे कोई मौके रहे होंगे जब कोई मुझे नहीं देख रहा था और जब मैं बड़े आराम से समुद्र तक टहलता हुआ जा सकता था और जनरल को मारकर लौट सकता था। इस तथ्य के लिए मैं टेरेस छोड़कर कहीं नहीं गया, बस मेरा बयान ही है। इस परिस्थितियों में ये काफ़ी नहीं है, सबूत होना चाहिए। ब्लोर ने कहा, मैं सारी सुबह मिस्टर लॉम्बार्ड और डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ था, वो इसकी गवाही देंगे। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा, लेकिन तुम रस्सी लाने घर गए थे? हाँ, बिल्कुल गया था। सीधा वहाँ गया और सीधा ही लौट आया। आप जानते हैं मैंने यही किया। लेकिन तुमने काफ़ी समय लगाया। क्या मतलब है आपका डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग? मैंने तो सिर्फ यही कहा कि तुमने काफ़ी समय लगाया। उसे खोजना भी तो था या नहीं? पहुंचते ही रस्सी हाथ में आ जाती। इंस्पेक्टर ब्लोर की गैर हाजिरी में आप दोनों लोग साथ थे? आर्मस्ट्रॉन्ग ने गर्मा गर्म लहजे में कहा, निश्चित रूप से। यानी लॉम्बार्ड कुछ मिनट के लिए गया था, मैं वहीं रह गया था। लॉम्बार्ड ने मुस्कुराकर कहा, मैं जांचना चाहता था कि उस तरफ गांव को सूरज की कौंध से संदेश भेजने की क्या संभावना है। सबसे अच्छी जगह खोजना चाहता था। मैं 1 या 2 मिनट ही गायब था। आर्मस्ट्रॉन्ग ने सर हिलाकर हामी भरी और कहा, हाँ, ये सही है। इतना समय नहीं था कि हत्या कर सके, इसका मैं भरोसा दिलाता हूँ।
जज ने कहा। क्या आप में से किसी ने अपनी घड़ियों पर नज़र डाली थी? नहीं। फिलिप लॉम्बार्ड ने कहा। मैं तो घड़ी पहनता ही नहीं। जज ने सपाट लहजे से कहा। 1 या 2 मिनट तो असाफ सी बात नहीं है। उन्होंने अपनी नज़र उस सीधी तनी हुई आकृति की तरफ घुमाया जिनकी गोद में बुनाई रखी हुई थी। मिस ब्रेंट, मैं मिस क्लेथॉन के साथ टहलती हुई टापू की चोटी तक गई थी। उसके बाद मैं टेरेस पर धूप में बैठी रही। मुझे तो आपको वहाँ देखने का ख्याल नहीं है। नहीं, मैं पूरब की तरफ मकान के कोने के उस तरफ थी। वहाँ सीधी हवा नहीं लगती थी। और आप वहाँ दोपहर के खाने तक बैठी रही? हाँ, मिस क्लेथॉन, वेरा ने तत्परता से और साफ साफ जवाब दिया। मैं आज सुबह के समय तो मिस ब्रेंट के साथ थी। उसके बाद मैं थोड़ी देर इधर उधर टहलती रही। फिर मैं नीचे गई और जनरल मैकार्थर से बात करती रही। जस्टिस वॉलग्रेव ने टोका। ये किस वक्त की बात है? पहली बार वेरा कुछ अस्पष्ट सी थी। मालूम नहीं, मेरा ख्याल है लंच से लगभग 1 घंटा पहले, या हो सकता है इससे कम समय रहा हो। ये उनसे हमारी बातचीत से पहले की बात है या बात की? ब्लोर ने पूछा। मुझे पता नहीं, लेकिन वो बड़े अजीब से थे। उसे झुरझुरी आई। किस तरह अजीब थे? जज ने जानना चाहा। वेरा ने बताया। उन्होंने कहा हम सब मरने वाले थे। उन्होंने कहा कि वो अंत का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने उन्होंने मुझे डरा दिया था। फिर इसके बाद तुमने क्या किया? मैं घर की तरफ लौट गई। फिर ठीक लंच से पहले मैं एक बार फिर घर के बाहर गई, घर के पीछे ऊपर की तरफ। मैं सारा दिन बेचैन रही। अब बचा है रॉजर्स। हालांकि मुझे शक है कि उसकी गवाही हमारे ज्ञान के कुल जमा में कुछ जोड़ पाएगी। रॉजर्स को के सामने बुलाया गया, लेकिन उसके पास बताने को ज़्यादा नहीं था। सारी सुबह वो घरेलू कामकाज और दोपहर के खाने की तैयारियों में जुटा रहा। लंच के पहले वो ट्रे में कॉकटेल रखकर टेरेस पर ले गया था और फिर अपना सामान पर छत्ती से उतार कर दूसरे कमरे में रखने गया था। उसने सारी सुबह खिड़की से बाहर नहीं देखा था और इसलिए उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था जो जनरल मैकार्थर की हत्या पर रोशनी डाल सके। वो कसम खाने को तैयार था कि जब वो दोपहर के खाने के लिए मेज़ सजा रहा था तो मेज़ पर चीनी मिट्टी के 8 स्टैचूज़ थे। रॉजर्स की गवाही के बाद थोड़ी सी खामोशी छा गई। जस्टिस वॉलग्रेव ने गला साफ किया। लॉम्बार्ड ने बुदबुदा कर वेरा क्लेथॉन को कहा, अब निचोड़ की बारी है। जज ने कहा, हमने अपनी क्षमता के अनुसार इन 3 मौतों की परिस्थितियों की जांच की है। हालांकि कुछ मामलों में किन्हीं खास लोगों के संलग्न होने के खिलाफ संभावनाएं हैं, तो भी हम पक्के तौर पर ये नहीं कह सकते कि कोई एक व्यक्ति हर प्रकार से दोष मुक्त है। मैं फिर अपना पक्का यकीन दोहराता हूँ। इस कमरे में इकट्ठा 7 लोगों में से एक व्यक्ति खतरनाक और शायद पागल अपराधी है। हमारे सामने कोई सबूत नहीं है कि ये आदमी कौन है। इस समय कुल जमा हम यही कह सकते हैं कि उन साधनों के बारे में सोचें जिनसे हम मदद के लिए उस गांव से संपर्क कर सकते हैं, और मदद में देर होने की हालत में, जो मौसम को देखते हुए संभव जान पड़ता है, हमें अपनी सुरक्षा के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं। मैं आप सभी से कहूँगा, हम सबको सावधानी से जांचें परखें और अगर कोई सुझाव आप देना चाहें तो मुझे ज़रूर दें। इस बीच मैं आप सबको चेता रहा हूँ, अपनी सुरक्षा के बारे में सतर्क रहें। अब तक हत्यारे का काम आसान रहा है क्योंकि उसके शिकार शक नहीं कर रहे थे। अब ये हमारा काम होगा कि हम में से हर एक पर संदेह करें। पहले सावधान किए जाने का मतलब है पहले ही हथियारों से लैस हो जाना। कोई जोखिम मत उठाइए और संकट को लेकर सतर्क रहिए। बस इतना ही कहना है। फिलिप लॉम्बार्ड ने फुसफुसाकर कहा, अदालत अब मुलतवी होगी। चैप्टर 10। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? वेरा ने पूछा। वो और फिलिप लॉम्बार्ड दोनों कमरे की खिड़की की मुंडेर पर बैठे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और तेज़ हवा के झंकौरे खिड़की के शीशों से टकरा रहे थे। फिलिप लॉम्बार्ड ने जवाब देने से पहले अपने सर को हल्के से एक तरफ उठाया। फिर उसने कहा, तुम्हारा मतलब है क्या मैं विश्वास करता हूँ कि जब वो बूढ़ा वॉलग्रेव कहता है कि हम में से कोई एक हत्यारा है तो क्या वो सही कह रहा है? कहना मुश्किल है। दलील तो उसकी सही लगती है, लेकिन ये कितना अजीब और विश्वास से परे लगता है, नहीं? फिलिप लॉम्बार्ड ने मुंह बनाया। पूरा मामला ही विश्वास से परे है, लेकिन मैकार्थर की मौत के बाद एक बात को लेकर कोई संदेह नहीं रह गया।
अब एक्सीडेंट और आत्महत्या का कोई सवाल नहीं है, ये निश्चित रूप से हत्या है, यानी अब तक 3 खून। ये किसी भयानक सपने की तरह है। मुझे बराबर ये महसूस होता रहता है कि इस तरह की बातें हो नहीं सकती। मैं जानता हूँ अभी दरवाजे पर दस्तक होगी और सुबह की चाय लाई जाएगी। काश ऐसा हो सकता। हाँ, पर ये होगा नहीं। हम सब एक सपने में हैं। अब से हम सबको बराबर अलर्ट रहना होगा। अगर अगर हम ही में से कोई है तो क्या ख्याल है तुम्हारा, कौन है वो? यानी कि तुम हम दोनों को शामिल नहीं कर रही। खैर ठीक है, मैं इतना अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं खूनी नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर किसी किस्म का पागलपन है। तुम मुझे बहुत समझदार और दुरुस्त और होशो हवास वाली लड़की दिखाई देती हो। तुम्हारी अक्लमंदी पर मैं शर्त लगा सकता हूँ। शुक्रिया। अब ये बताओ मिस वेरा क्लेथोंग, क्या तुम पलट कर मेरे बारे में कुछ नहीं कहोगी? तुम जानते हो, तुम ये मान चुके हो कि आदमी की ज़िंदगी को तुम वैसा पवित्र नहीं मानते, लेकिन इस सब के बावजूद मैं तुम्हें उस आदमी के रूप में नहीं देख पाती जिसने वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड के आरोप तैयार किए थे। ठीक कहा। अगर मुझे एक या एक से ज़्यादा खून करने होते तो इसके पीछे सिर्फ एक वजह होती कि मुझे उनसे क्या मिलने वाला था। ये थोक भाव से सफाया करना मेरी फितरत में नहीं। ठीक, तो हम अपने को हटाकर बाकी 5 साथी कैदियों को परखेंगे। इनमें से कौन UN ओवेन है? खैर, चूँकि पक्का धात तो कोई है नहीं, इसलिए अगर अनुमान ही लगाऊं तो मैं वॉलग्रेव का नाम लूँगा। ओह, लेकिन क्यों? सही तौर पर कहना मुश्किल है, लेकिन सबसे पहले तो वो बूढ़े आदमी हैं और बरसों तक अदालतों में जज का काम करते रहे हैं। यानी वो बरसों तक खुदा की भूमिका निभाते आए हैं। आखिर में ये आदमी के दिमाग को फिरा ही देता है। वो खुद को ऐसी सूरत शक्ल में देखने लगता है जहाँ मौत और ज़िंदगी की ताकत उसके हाथों में है, और इसके बाद हो सकता है एक जगह दिमाग पूरी तरह घूम जाए और वो एक कदम आगे बढ़कर जज ही नहीं, जल्लाद का काम भी हाथों में ले ले। हाँ, मेरे ख्याल है ये संभव है। तुम्हारा शक किस पर है? मेरा? डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग। डॉक्टर? पता है, मैं उसे सबसे आखिर में रखता। नहीं, 2 मौतें जहर से हुई हैं। ये किसी डॉक्टर की तरफ इशारा करता है, या फिर तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि हम सिर्फ एक बात के बारे में पूरी तरह निश्चित हैं। श्रीमती रॉजर्स ने जो दवा पी थी वो वही नींद की दवा थी जो डॉक्टर ने उसे दी थी। हाँ, ये तो सही है। अगर एक डॉक्टर पागल हो जाए और इससे पहले कि कोई शक करे, बहुत समय गुजर जाएगा। और फिर डॉक्टर बहुत काम करते हैं, उन पर दबाव भी तो बहुत होता है ना। हाँ, लेकिन मुझे शक है कि उन्होंने मैकार्थर को मारा होगा। जब मैं उन्हें छोड़कर गया तो उन्हें इतना समय ही नहीं मिला होगा। यानी अगर वो तेज़ी से दौड़कर वहाँ नहीं गए और उसी रफ्तार से लौटे नहीं, मुझे शक है उनका शरीर इस तरह के दौड़ भाग के काबिल है। उन्होंने उस समय नहीं किया, उन्हें बाद में मौका मिला। कब? जब वो जनरल को लंच के लिए बुलाने गए। तो तुम्हारा ख्याल है कि उन्होंने उस समय क्या बड़ी हिम्मत दिखाई फिर तो? कौन सा खतरा था वहाँ? यहाँ वही हैं जिनके पास इलाज वगैरह की जानकारी है। वो कसम खा कर कह सकते हैं कि आदमी को मरे घंटे भर से ज़्यादा हो गया। कौन उनकी बात काटेगा? पता है, ये बहुत समझदार ख्याल है तुम्हारा। मैं सोचता हूँ कि कौन है वो मिस्टर ब्लोर? यही मैं जानना चाहता हूँ, कौन है वो? रॉजर्स का चेहरा हरकत-ज़दा था। उसके हाथ सामान साफ करने वाले कपड़े पर कसे हुए थे जो उसने पकड़ रखा था। पूर्व इंस्पेक्टर ब्लोर ने कहा, यही तो सवाल है मेरे बंदे, समझे? जज साहब ने कहा, हम में से एक कौन, यही मैं जानना चाहता हूँ। कौन है आदमी के भेष में भेड़िया? यही तो यही तो हम सब जानना चाहते हैं। रॉजर्स ने बड़ी चतुराई से कहा, लेकिन आपको आपका अपना कोई ख्याल है मिस्टर ब्लोर, या कोई ख्याल आप में आया? हो सकता है मैंने अंदाज़ा लगाया हो, ब्लोर ने धीरे से कहा, मगर इसे साबित करना बाकी है। हो सकता है मैं गलत हूँ। मैं बस यही कह सकता हूँ कि अगर मैं सही हूँ तो जिस आदमी की बात मैं कर रहा हूँ वो सचमुच बहुत शातिर आदमी है, बेहद शातिर। अच्छा? रॉजर्स के माथे पे पसीना आया। उसने भराए स्वर में कहा,